Assalamu alaikum students, how are you all? Hopefully you are having an amazing day and welcome to my lecture Introduction to the Poetry. Hopefully you will be doing well और हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पोइट्री जिसमें कि हम देखेंगे कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं पोइट्री की वो क्या हैं। ये वीडियो ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए या उन एस्पायरेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो कि अक्सर डेफिनेशंस में या थोड़ा सा समझने में, फ़हम में, समझ बूझ में परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने ये अभी रिसेंटली ही फाइंड आउट की हैं और इन्हीं में मैं सोचूंगा, देखूंगा कि इन्हीं के अंदर ही आप लोगों को लेके चला जाए, इन्हीं डेफिनेशंस के अंदर ही। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन इमोशन और आइडिया। कोई भी जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो कि इमोशन या आइडिया को एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड द पोइट्री। पोइट्री की डेफिनेशन कोई इतनी जो है वो मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। मैंने कोशिश की है कि ये वन लाइनर ही रहें तकरीबन आपके लिए, या हल्की फुल्की ही डेफिनेशंस रहें। पोएम्स आर लिटरेरी अटेम्प्ट्स टू शेयर द पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। तो अगर आप इसके थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड पोइट्री। तो वो सिंपल सी डेफिनेशंस जो है वो आपके सामने रखी जा रही हैं। Good poems show images which leave the reader the sense of delight, awe and wonder. तो इसमें डिलाइट जो है वो फील होती हो किसी भी एक रीडर को, या आवफुल हो उसके लिए, या वो वंडर या अमेजिंग हो उसके लिए, हैरान कुन हो। इवन अम्यूज़मेंट में भी लिखी जा रही हैं आजकल कुछ पोएम्स। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द पोइट्री. If we look towards the comprehensive definition of poetry, then it is a type of writing that uses the language to express the imaginative and emotional qualities instead or in addition to meaning. Instead of meaning or in addition with the meaning, everything having some type of rhythm, some of the emotional qualities, expressive and imaginative point of view, and in a language or in a precise or dictionful language, that will be called poetry. So poetry may be written as individual poems or included in other written forms as in the dramatic poetry, hymns or the strong song lyrics. So lyrics means कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको गाया जा सके, गा के पढ़ी जा सके। और ये आपको आइडिया हो गया होगा कि ये रिदमिक ही होती है हमेशा जो लिरिक्स होती हैं। ये दो डेफिनेशंस मज़ीद हैं जो कि मेरे हिसाब से कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस हैं, आप ये कर सकते हैं। विच ऑफ डू यू यूज़ व्हेन स्टडीइंग पोइट्री। जब आप पोइट्री को स्टडी कर रहे होते हैं तो आप कौन सी ऐसी जिहतें हैं या कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको देख रहे होते हैं। पोइट्री रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। पोइट्री में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जो पोइट्स होते हैं वो आलमोस्ट तमाम के तमाम क्रिएटिव ही होते हैं। वो कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर पर पकड़ते हैं और उसके ऊपर वो पोम लिख देते हैं। पोइट्री रिक्वायर्स इमोशन। पोइट्री में इमोशंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है वो एक पोएम डैफोडिल्स, उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें इमोशनल स्केच भी है, उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें एस्थेटिक क्वालिटी भी है। डैफोडिल्स आप सब ने पढ़ रखी होगी। उसमें लॉजिकल बातें भी हो सकती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ इलॉजिकल बातें भी जो है वो होती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही ये डेफिनेशन दी थी कि द पोइट्री इज़ आउटलेट ऑफ इमोशंस। ये इमोशंस का आउटलेट जो है उसको पोइट्री कहते हैं। पोइट्री रिक्वायर्स एन आर्टिस्टिक क्वालिटी। इसमें कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होनी चाहिए। एंड पोइट्री रिक्वायर्स द लॉजिक। पोइट्री के अंदर लॉजिक भी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ मॉडर्न पोइट्स हैं जो कि लॉजिकल चीज़ें भी लिख रहे हैं, बट अप टू सम एक्सटेंट उसमें लॉजिक भी मौजूद हो पोइट्री के अंदर।
उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पोइट्री। जैसे कि हमने ऊपर वाली डेफिनेशंस में पढ़ा, द पर्पस ऑफ पोइट्री इज़ बेसिकली टू एक्सप्रेस द आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इमोशंस। कि उसके थ्रू क्या किए जाते हैं, आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है और इमोशंस को एक्सप्रेस जो है वो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पोइट्री के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जो जो चीज़ें पोइट्री में पाई जाती हैं, फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद स्पीकर, बोलने वाला, साउंड यानी कि आवाज़, जिस आवाज़ में वो लिखी, जिस तरह से जो है वो प्रेजेंट की जा रही है या जिस तरह से उसको बोला जा रहा है, इमेजरी इसमें मौजूद होती है, एंड फिगरेटिव लैंग्वेज इसमें मौजूद होती है। फिगरेटिव लैंग्वेज मींस कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि फ्लावरी किस्म की हो और जो कि बहुत एग्जिजरेटेड किस्म की लैंग्वेज हो, आम ज़ुबान ना हो बल्कि वो को ख़ासुल ख़ास किस्म की डिक्शन हो उसमें। So poetry is the most misunderstood form of writing. It is also arguably the purest form of writing, and poetry is a sense of the beautiful, characterized by love of beauty and expressing this through the words. इट इज़ आर्ट। ये क्या है, एक आर्ट है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ कुछ लाइंस लिख दी गई तो वही पोइट्री हो गई, बल्कि इंस्टेड अगर आप बात करें, इसके अलावा अगर आप बात करें, तो बेसिकली ये एक मुकम्मल तरह की आर्ट है। जिस तरह की आर्ट आप पीस ऑफ आर्ट्स देखते हैं, तो पोएम भी बेसिकली एक पीस ऑफ आर्ट ही होता है। Like art, it's very difficult to define because it is an expression of what the poet thinks and feels and may take any form the poet chooses for his expressions. तो कोई भी फॉर्म जो कि पोइट अपनी एक्सप्रेशन के लिए चूज़ करता है, ठीक है, ये उसके ही इर्द गिर्द उसकी जो फीलिंग्स होती हैं उनका अहाता करती है। Poetry is not easily defined. Often it takes the form of verse, but not all poetry has this structure. बाज़ दफ़ा ये वर्स की शक्ल में भी होती है, अशार की शक्ल में, मिसरों की शक्ल में होती है, ठीक है। लेकिन तमाम पोएम्स आपने जदीद दौर में देखा होगा, वो मिसरों की मोहताज नहीं होती, वर्सेस की मोहताज नहीं होती, बल्कि पोइट्री के अंदर रिदम होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। So poetry is a creative use of words which, like all the art, is intended to stir an emotion in the audience. तो ऑडियंस के अंदर ये क्या करे कि इमोशंस को उभारे। पोइट्री जनरली हैज़ सम स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द प्रोज। पोइट्री का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको प्रोज से अलहदा करता है, प्रोज से जुदा करता है। प्रोज मीन्स नसर, पोइट्री मीन्स शायरी। सो द बेसिक यूनिट ऑफ पोइट्री इज़ द लाइन। कोई भी एक पोइट्री है वो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी लाइन्स से मिलकर बनती है। इट सर्व्स द सेम फंक्शन एज द सेंटेंस इन द प्रोज, although द मोस्ट पोइट्री मेंटेन्स द यूज ऑफ ग्रामर विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम। Most of the poems have a structure in which each line contains the set amount of the syllables. अब वो smallest जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ठीक है, उसको सिलेबल कहते हैं। एक वर्ड के अंदर एक साउंड का जो छोटा सा हिस्सा होता है, दिस इज़ कॉल्ड द मीटर। तो उसमें सिलेबल्स का ख्याल रखा जाता है, मीटर का ख्याल रखा जाता है। लाइंस आर आल्सो ऑफन ग्रुप्ड इनटू द स्टैंजाज। लाइंस को जो है वो स्टैंजाज की शक्ल में दिया जाता है। अक्सर 4 लाइंस का स्टैंजा जो है वो मौजूद होता है, आपने देखा होगा पोइट्री के अंदर। द स्टैंजा इन पोइट्री इज़ इक्विवेलेंट और इक्वल टू द पैराग्राफ्स इन प्रोज। तो जैसे कि नसर के अंदर पैराग्राफ होता है, वैसे ही पोइट्री के अंदर स्टैंजा होता है। Often the lines in a stanza will have a specific rhyme scheme. उनकी एक ख़ास तरह की राइम स्कीम होती है। वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइमिंग स्कीम किस किस किस्म की होती हैं और कौन कौन से पैटर्न्स हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं, आपको पता होगा कि एक जैसी आवाज़ वाले जो अल्फाज होते हैं। सम ऑफ द मोर कॉमन स्टैंजाज आर कपलेट। कपलेट जो स्टैंजा होता है ये 2 लाइंस का होता है। ट्रिपलेट जो होता है वो 3 लाइंस का होता है। क्वार्ट्रेन जो होता है वो 4 लाइंस का स्टैंजा होता है। और इसके अलावा क्विंकेन जो होता है ये 5 लाइंस का एक स्टैंजा होता है। सो मीटर इज़ measured arrangement of the words in poetry, the rhythmic pattern of the stanza, determined by the kind and number of lines. Meter is an organized way to arrange the stressed or the accented syllables
and unstressed like unaccented syllable. ऐसे syllables जिनको accent करके जो है वो accented के अंदाज में या stress करके जो है वो पेश किया जाए, वो stress syllables होते हैं, जबकि ऐसे syllables जो कि easily बोल दिए जाएं वो unstressed syllables होते हैं, जैसे whose woods these are I think I know। ठीक है, ये स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नो इवनिंग से लिया गया है। तो इसमें एक पैटर्न होता है बकायदा, स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इस तरह का जो है वो पैटर्न मौजूद होता है। सो राइम इज़ व्हेन द एंडिंग्स ऑफ द वर्ड्स साउंड द सेम। रीड द पोएम विद मी आउट लाउड। जैसे कि देखेंगे राइम जिसमें कि आपको दो वर्ड, ये देखें मैंने जो एक जैसे वर्ड्स हैं उनको मैंने एक जैसे कलर किए हुए हैं। जैसे ये डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक पोएम है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखें यहाँ पे क्रो और स्नो ये राइम कर रहे हैं, जबकि मी और ट्री ये राइम कर रहे हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे हैड रूड। तो अब इसमें हार्ट पार्ट ये दोनों राइम कर रहे हैं, और मोड रोड ये राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम देख लें आप, ए बी। ठीक है, यानी कि पहला अगर क्रो को आप ए लेते हैं तो मी जो है ये बी है, स्नो को अगर आप ए लेते हैं तो ट्री जो है वो बी है। उसके बाद फिर सी डी, यानी कि हार्ट को अगर आप सी लेते हैं तो मोड जो है वो डी है, पार्ट को अगर आप सी लेते हैं तो रोड जो है वो डी है। तो इस तरह से ये चल रहा है। उसके बाद राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। नॉट ऑल द पोइट्री हैज़ ऑल राइमिंग स्कीम, दे आर नॉट hard to identify, but you must look carefully at which word is rhyming and which word is not। तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखें वही वाला पैटर्न जो मैंने आपको जो है ना वो दिखाया हुआ है कि poems more than one stanza often repeat the same rhyme scheme in each stanza। तो हर स्टैंजा की अपनी एक राइम स्कीम होती है। जैसे पहले स्टैंजा की ए बी है, दूसरे स्टैंजा की सी डी होगी, इसी तरह से तीसरे स्टैंजा की ई एफ होगी, चौथे स्टैंजा की उससे आगे जो है वो उसी तरह से चलेगी। तो अक्सर ये जो पोएम्स होती हैं उसमें ए बी, उसके बाद फिर सी डी, फिर उसके बाद ई एफ और फिर जी, ये 14 लाइंस की एक सोनेट जो है वो बना दी जाती है। So whenever you describe something by comparing it with something else, you are using the figurative language। तो figurative language आप कब यूज़ कर रहे होते हैं? जब आप किसी एक चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो फ्लावरी लैंग्वेज आपको यूज़ करना पड़ती है। फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ एनी लैंग्वेज दैट गोज़ बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन ऑर्डर टू फर्निश द न्यू अफेक्ट्स और फ्रेश इंसाइट्स इनटू आइडियाज़ और अ सब्जेक्ट। The most common figures of speech are simile, metaphor, and alliteration. Figurative language is used in poetry to compare the two things that are usually not thought of as being alike, जिनको के हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये इकट्ठी जो है वो एक जैसी नहीं है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें पोइट्री का थोड़ा बहुत जो है वो आपको आइडिया दिया। होपफुली आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको ये असबर हो जाएगा, बेहतर तरीके से आने लग जाएगा। आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।